10 नंबर। हाँ, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आ गया, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑडियो ऑफ कीजिए। नहीं, लाइट नहीं है। आ जाएगा ऑडियो ऑफ नहीं, अभी लाइट नहीं है। हाँ हाँ, लाइट नहीं है अभी। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन greatest integer function defined by fx equal to ये ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दर्शाया जाता है जहां पे बोला गया कि x जो है वह 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। क्वेश्चन में कहा गया इज नॉट डिफरेंशिएबल is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स greater than equal to 0 and less than equal to 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले एक पे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। एट x इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, फंक्शन ऑफ x निकालते थे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे। LHD का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHD का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम LHD निकालने वाले हैं। LHD फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू सी, निगेटिव के लिए फॉर्मूला था, क्या था? फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी बट्टा माइनस एच, यही फॉर्मूला था। आप लोग देख करके कंफर्म कर लीजिए, यदि मिस होगा तो बतलाइएगा। एक पर चेक कर रहे हैं इसलिए आएगा। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। चलिए, लिमिट ये h टेंस टू 0, ये फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1, चूंकि c का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, ठीक ना, बाय माइनस एच। अब देखिए 1 माइनस एच को डालेंगे फंक्शन में, फंक्शन हमारा यहाँ पे है। जब 1 माइनस एच को फंक्शन में डालेंगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान क्या होगा? यानी कि देखिए 1 से थोड़ा छोटा मतलब 0.999, तो 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा? छोटा वाला पूर्णांक 0.99 का 0। यदि 1.99 होता तो 1 या 1.1 होता तो 1। यहाँ पे एक से थोड़ा सा कम मतलब 0.99 और 0.99 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0।
लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू 0 माइनस f1 का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे जब हम 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे काम करता है? जब कोई नन इंटीजर नंबर हो, कहने का मतलब दशमलव वाला संख्या, और जैसे 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह का कोई संख्या हो, वहां पे काम करता है ये। यदि इसमें कोई पूर्णांक डालेंगे तो पूर्णांक ही निकलेगा, इंटीजर डालेंगे इंटीजर ही निकलेगा। तो f1 का वैल्यू 1 हो जाएगा बाय माइनस h। अब देखिए 0 माइनस 1 यानी कि -1, तो एक बार लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, ये -1 अपॉन -h मतलब 1/h। अब देखिए h का वैल्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। जब इन्फिनिटिव हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट किया क्या? लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। इन्फिनिटिव हो गया कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो हम सीधे यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो ही लिमिट का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं इन्फिनिटिव आ रहा है, और जब ये इन्फिनिटिव आए कहने का मतलब क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम बिना RHD निकाले हुए यहाँ पे हम इस टर्म को लिख सकते हैं, या आप RHD भी निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। वैसे हमको यहीं पे पता चल चुका है। RHD क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस FC बट्टा h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h है, c का वैल्यू हम एक ले रहे हैं, ठीक है ना, एक पर चेक कर रहे हैं ना। तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ ठीक है, 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h यदि आप डालेंगे तो क्या होगा? 1.00001 या 1.1 कुछ भी 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान क्या आएगा? 1 आएगा। यदि 1 प्लस h है इसका मतलब हुआ कि 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.00 करके कुछ आएगा। 1 प्लस एच का बहुत छोटा मान होता है ना, 0.001 ऐसे करके, तो उसका क्या 1.001 होगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो 1.00001 का क्या हो जाएगा? सीधे 1 हो जाएगा, क्योंकि हम छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 1। अच्छा FC यहाँ पे आप 1 जो डालिएगा, फंक्शन में 1 डालेंगे तो 1 ही निकलेगा अपॉन h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 अपॉन h मतलब डायरेक्ट 0 आ जाएगा ना। h का वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं, सीधे 0 बाय h मतलब क्या? 0। तब h का वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि LHD क्या आया? इन्फिनिटिव। RHD क्या आया? 0। तो ये दोनों इक्वल ही हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे here LHD does not equal to RHD, so function is not differentiable at x इक्वल टू 1। चलिए एक चीज तो प्रूव्ड हो चुका है, यहाँ बोला प्रूव करने के लिए कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो चुका है। अब आप 2 पे भी प्रूफ कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, तो 2 पे आप खुद से भी कर सकते हैं। जल्दी फास्ट में नोट कीजिएगा।
फास्ट में नोट कीजिए। चलिए लिखिए। वो ऊपर में क्वेश्चन ही है, यहाँ से लिखिए आप। ऊपर में क्वेश्चन ही है, एलएसडी से आप लिखिए। एट एक्स इक्वल टू 1 एलएसडी से लिखिए। लिखिए जल्दी से लिख लीजिए तो। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो। ए ऑडियो ऑफ कीजिए, बार बार कहना ना पड़े। अब जब पूछना हो तब ये ऑडियो ऑन क्या कीजिए, ऑडियो ऑफ करके रखिए। क्या? कौन से? दो पर, हाँ दो पर भी आप कीजिए। वन के लिए हम आपको प्रूव्ड कर चुके हैं, आप दो पर खुद से कर लीजिएगा, सेम यही प्रोसेस है, ठीक ना। चलिए अब हम आगे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं 5.3 की ओर। उसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इससे पहले आप क्या सब पढ़ चुके हैं? सबसे पहले जो नॉर्मल वे में जो फंक्शन दिया हुआ रहता है 2x+3 या 2x² + 4x, ऐसे करके कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उसका आप कर सकते हैं। आप कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं चेन रूल के द्वारा। अब आप तीसरा चीज पढ़िएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है।
इम्प्लीसिट फंक्शन सबसे पहले आपको समझना है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ध्यान दीजिए इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। अभी तक आपने जो डेरिवेटिव करना सीखा है वह इस फॉर्म का फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स। इस फॉर्म का फंक्शन था, उसको आप डेरिवेटिव करना सीखे हैं। यहाँ देखिए, इसको हम एफ एक्स मान सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स। इसको एफ एक्स मान सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स मान सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि सारा का सारा, इधर भी देखिए आप जितना भी क्वेश्चन सब सॉल्व किए हैं वो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में था। ये देखिए, यहाँ पे इसको आप एफ एक्स मान सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स है। ये कहने का मतलब अभी तक आपने जो डेरिवेटिव करना सीखा है वो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रहेगा। यदि कुछ अलग फॉर्म में रहेगा, x और y के रिलेशनशिप के टर्म में रहेगा, तब जाकर के उसका जो डेरिवेटिव होगा उसी को कहा जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी कि जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के रूप का नहीं रहेगा वही होगा इम्प्लीसिट फंक्शन। वह फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स के रूप का न रहे, जबकि x और y का रिलेटिव टर्म के रूप में रहे, उसे ही इम्प्लीसिट फंक्शन कहा जाता है। देखिए, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। एवरी फंक्शन is not every function is not form of y equal to fx। every function is not form of y equal to fx। some function चलिए इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, एवरी फंक्शन इज नॉट फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि सभी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ही हो, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ही हो, ऐसा संभव नहीं है। कुछ फंक्शन जो होता है, सम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ऑफ x एंड y, x और y के रिलेशन के फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए x माइनस वाई माइनस पाई, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं है। यहाँ देखिए x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई, ये y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में
नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, चलिए तो बतलाते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। कुछ स्टेप में इसका डेरिवेटिव हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रीराइट इन फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले इसको फिर से लिखना है, जो सवाल ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब y आपका इधर होना चाहिए और बाकी सब इधर होना चाहिए, इस तरह के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके बाद दूसरा स्टेप, सेम जो आप पहले डिफरेंशिएट करते थे वैसे करेंगे। दूसरा स्टेप जो है, सेम डिफरेंशिएट एगो दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट से पहले जो आप जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ले आना है और फिर आप जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही करेंगे। चलिए एक सवाल लेकर के देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। देखिए ये इम्प्लीसिट फंक्शन है कि नहीं है, ये x और y के रिलेटिव टर्म में है, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में ये अभी नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा, रीराइट करना है, इसको फिर से लिखना y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x माइनस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ये तो निकालना है dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। इसको फिर से लिखेंगे तो क्या होगा, y को आप इधर ले आइए तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। सोचिए क्या क्या बतला रहे हैं हम, यदि y को इधर लाएंगे और y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई इक्वल टू वाई। अब सीधा करके लिखिए y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। इतना बात तो समझ में आया होगा आपको। हम इसको y के फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले पहला स्टेप हमारा वही है कि y के फॉर्म में हमको लिखना है। चलिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये घटाव के टर्म में है तो ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, अलग अलग ही करेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी पाई अपॉन डी एक्स। नीचे में सब में dx क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए y का किए तो dy बाई डी एक्स, x का किए तो dx बाई डी एक्स, पाई का किए तो डी पाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही होगी, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स, y के बदले dy बाई डी एक्स, x के बदले dx बाई डी एक्स और पाई के बदले डी पाई बाई डी एक्स। तो आपको ये तो निकालना ही था, क्वेश्चन में ही बोला ये। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू dx बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, माइनस, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता होगा, कांस्टेंट, ये पाई कांस्टेंट है, 22/7 मान होता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कहने का मतलब क्या आया आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अच्छा समझ में आया होगा आपको, ये नोट कर लीजिए। ऊपर में भी जो छूटा हुआ है जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, कुछ वक्त देते हैं फिर नीचे वाला देंगे लिखने के लिए।
लिखिए, जल्दी लिखिए। फॉर्मूला का जो लिस्ट आप लोगों को भेज, ऑडियो ऑफ करके रखिए सभी आदमी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए अभी दीपक पे अटका हुआ है। चलिए अब लिखिए। ठीक है अब। ओफ, हम कर देंगे ठीक ना, हम धीरे धीरे करते जाएंगे नीचे, आप लोग थोड़ा सा ऑडियो ऑफ ही रखिए। ओ, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, सभी आदमी ऑडियो ऑफ कहाँ पे? स्टेप 2 में है सेम डिफरेंशिएट एगो दिस कॉन्सेप्ट। चलिए ऊपर से लिखिए, जिनका नहीं हुआ है जल्दी लिखेंगे। ऑडियो ऑफ रखिए सभी आदमी, ऑडियो ऑफ रखिए। जल्दी कीजिए, एक सवाल और बतला देंगे तो फिर आप लोगों से बन जाएगा और क्वेश्चन सब। टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी फास्ट में लिखते चलेंगे। हाँ तो लिख तो रहे हैं, लिखने दीजिए ना, आप बोलेंगे फिर वो कैसे लिखेंगे? लिखिए, जल्दी लिखिए। जल्दी कीजिए, समय कम है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर देंगे। फास्ट में लिखा कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल 25 है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। लिखते भी चलिए और ध्यान से अच्छा समझते भी चलिए। मैंने आपको पहला स्टेप में क्या बतलाया था, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि सिर्फ y के टर्म में नहीं है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता तो केवल y इधर होता, बाकी सब इधर होता। ऐसा तो है नहीं,
तो सबसे पहले हम इसको इम्प्लिसिट जनरल फंक्शन के रूप में लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिखेंगे, यानी कि इधर हमको केवल y छोड़ना है। तो y इक्वल टू cos x माइनस sin y। देन अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट both side with respect to x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखिए cos x का तो d cos x, और cos का वेरिएबल टर्म x है तो dx हो गया माइनस। अब देखिए इसका d sin y, इसका वेरिएबल टर्म देखिए यहां आपको समझना पड़ेगा अच्छा से। ये d sin y का हमको तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, यहाँ भी हम dx दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसका वेरिएबल टर्म y है, तो इसका y के फॉर्म में होगा, और y के फॉर्म में होने के बाद फिर से हम y का x के फॉर्म में करेंगे क्योंकि हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x हमको आना चाहिए। यहाँ पे sin y है तो इसका वेरिएबल टर्म तो y है, तो y हमको लेना ही पड़ेगा। अब y का आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं आया, अब y का फिर से डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे x आ चुका है। अब देखिए तो ये dy अपॉन डी एक्स, cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, माइनस sin y का क्या होता है cos y, और इनटू में dy बाई डी एक्स। अब जो आपका dy बाई डी एक्स वाला टर्म है वो एक यहाँ पे है और एक टर्म आपका ये है cos y, इसके साथ ही है, गुना में है मतलब इसके साथ ही है, तो आप दोनों टर्म को एक जगह पहले ले आएंगे। तो चलिए अच्छा समझिए इस क्वेश्चन को, dy अपॉन डी एक्स और ये माइनस cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos y dy अपॉन डी एक्स। देखिए इस टर्म को हम इधर ले आए, इधर क्या बचा आपका माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा ध्यान से dy कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो इधर आपका क्या बचा एक, इधर क्या बच गया cos y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और जो आपका ये गुना में है इसके साथ वो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 1 प्लस cos y। अच्छा समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट में नोट कीजिए इसको, अब इंडी होने वाला है जल्दी नोट कीजिएगा। और इसके साथ ही आप क्या ऊपर ऊपर करें, ऊपर जिनका छूट गया उनको तो लिखने दीजिए। हो गया, आप उतना आप खुद से भी कर सकते खुद, अरे आप खुद से कीजिए ना उतना, यहाँ पे इनटू के फॉर्म में है तो क्या होगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इनटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, आप खुद से कीजिए, जिनका नहीं हुआ है उनको लिखने दीजिए। आप यहाँ खुद से कर लीजिए ना, इनटू में डिवाइड में आ जाएगा। जल्दी कीजिए। एक्सरसाइज 5.3 में आपको 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन बनेगा, तो 1 से 8 तक आप बना करके लाएंगे कल, 1 से 8 तक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब इम्प्लिसिट फंक्शन है। सबसे पहले उसको y के फॉर्म में लिखेंगे,
यदि y के फॉर्म में लाने में परेशानी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही जैसे रहेगा वैसे ही डिफरेंशिएट कर देना है। यदि आप देखेंगे कि y के फॉर्म में लाने के लिए बट्टा उट्टा में जा रहा है तब तो आप y के फॉर्म में नहीं लाएंगे, जैसे रहेगा वैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि जब बट्टा उट्टा में जाएगा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए यदि इजिली y के फॉर्म में आ गया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है। हो गया इतना? क्या? हाँ बोलिए। ओ अच्छा ठीक है, कर देंगे, आप क्लास के बाद कॉल कीजिए ना। हो गया इतना? हो गया? और ये नोट कर लिए? चलिए एक्सरसाइज एक क्वेश्चन और देखते हैं, बस 2-3 मिनट बाकी होगा या कटने ही वाला होगा, वो 40 मिनट पूर चुका है, कभी भी कट सकता है। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। आप क्या कर सकते हैं, y वाले को इधर छोड़ दीजिए, 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x। यदि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर देते हैं x के फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट होगा और हमारा सवाल भी बनेगा, ठीक ना। अब देखिए यदि आप 3 को इधर भेजते हैं, सिर्फ y के फॉर्म में लाने के लिए 3 को इधर भेजते हैं तो बट्टा वाला चीज आ जाएगा, आपकी परेशानी बढ़ सकती है, ठीक ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। चलिए देखिए, ऑडियो ऑफ कीजिए सभी आदमी। हाँ देखिए, आप यहाँ पे y के फॉर्म में, आपका पहला काम, पहला स्टेप तो था कि आप y के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे यदि हम y के फॉर्म में, y तो आ गया, लेकिन अब 3 को भी इधर भेजते हैं तो बट्टा के रूप में आ जाएगा। यदि ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप इसको मतलब 3 को उधर भेजेंगे ही नहीं, ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेना है, आपको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेना है। या आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए हम यहाँ करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। आपको जैसी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं, ठीक ना। आप डायरेक्ट यहाँ से, इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि पहले आप उसको मतलब डेरिवेटिव करने के लिए y के फॉर्म में लाइए, फिर डेरिवेटिव कीजिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप 3 को भी इधर भेज करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सा हार्ड हो जाएगा, बट्टा के फॉर्म में आ जाएगा। आप अच्छा होगा कि डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए, ठीक ना। चलिए या बट्टा के फॉर्म में आता तो भी दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे 1/3 आ जाता और इस सब का अंदर में डेरिवेटिव कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर। हाँ जैसे मन वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये कांस्टेंट टर्म बाहर, dy अपॉन dx, यहाँ पे d साइन x अपॉन dx माइनस कांस्टेंट टर्म बाहर dx अपॉन dx। देखिए कितना ईजी है, 3 dy अपॉन dx। ऑडियो ऑफ कीजिए, dy अपॉन dx, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस ये dx अपॉन dx का 1, इसका 1 तो 2 का 2। अब देखिए 3 को इधर भेज दीजिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 1/3 cos x
या cos x अपॉन 3 माइनस 2/3, दोनों के नीचे में 3 चला जाएगा। बस हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए फास्ट में इसको। अब आप बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। और अभी भी किसी को सिंपल डिफरेंशिएट सब करने में प्रॉब्लम है तो कॉल करेंगे, हम उनको बुला करके फिर से बतला देंगे, ठीक ना। हो गया। कल आपको पढ़ाने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम आपको कल पढ़ाएंगे। उसके बाद ही आपका 5.3 पूरा क्लियर हो जाएगा। हो गया। जी सर हो गया। चलिए, अब क्या लगता है बनेगा क्वेश्चन? जी सर बन गया। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए 2x + 3y = sin y है, इसी फॉर्म का है। आप या तो एक काम कीजिएगा, पहले y वाले टर्म इधर रख करके बाकी सबको इधर लेकर चले जाइएगा, तब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। या आपकी इच्छा, आप डायरेक्ट यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx, 3 बाहर आ जाएगा, dy अपॉन dx, और ये d sin y अपॉन dy इंटू dy/dx। सबको आप ऐसे ही देख कर कीजिएगा, यहाँ तक आपका बनेगा r तक, ठीक ना। आप कोशिश कीजिएगा r तक बनाने का, बन जाना चाहिए सारा क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही। और जिसको सिंपल डिफरेंशिएशन सब में प्रॉब्लम है, कुछ आता ही नहीं है डिफरेंशिएशन में, वो हमको कॉल करेंगे, हम बुला करके फिर समझा देंगे पूरा, ठीक ना। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। ठीक है सर, बाय सर।